सावलापुर नामक गांव में एक गरीब किसान रघु रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता, 2 बच्चे मंजू और रोहित थे। रघु के पास जमीन तो थी लेकिन न के बराबर थे। कुछ समय पहले उसके पास एक बैल था जो उसने अपनी गरीबी के कारण बेच दिया। परिवार की हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। फिर उसकी पत्नी बोली, मेरी बात मानते क्यों नहीं हो जमींदार? यहाँ से कितनी बार बुलावा आ चुका है, क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं बाहर जाकर झाड़ू पोंछ और बर्तन मांज दूं। कम से कम महीने का राशन पानी का तो जुगाड़ हो जाएगा ना। ऐसी बातें मत किया कर। मंजू की माँ तेरी बातें मेरे दिल को तीर की तरह छल्ली कर देती है। मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। मेरी जोरू किसी और के घर जाकर काम करे, ना मेरे से न देखा जाएगा। मैं तो गांव में अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। इतना क्यों सोच रहे हो? मैं क्या अपने लिए ये सब सोच रही हूँ? मैं भी तो परिवार के लिए ही सोच रही हूँ। मैं जानता हूँ सीता, लेकिन फिर भी काम करने तो नहीं जाएगी। रघु दिन रात इसी चिंता में घुलता जा रहा था कि वो बच्चों को ढंग का खाना तक नहीं दे पा रहा था। बच्चों के तन पर जो कपड़े थे उनमें भी पता नहीं कितने टुकड़े और कपड़ों को जोड़कर काम चल रहा था। वो जब भी किसी से मदद मांगने जाता कि उसको हल दे दो या उसके खेतों में ट्रैक्टर चला दो, तो लोग उससे इस काम के लिए पैसे मांगते जो कि उसके पास बिल्कुल भी नहीं थे। वो उनको दिलासा देता कि फसल अच्छी हो जाएगी तो पैसे दे दूंगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। और अगली दिन सुबह होती है। अपने खेतों में फावड़े से जमीन को खोदते खोदते वो अधमरा सा हो गया। सूखी जमीन पर फावड़ा भी नहीं चल रहा था। उसकी आंखों से पानी निकल निकल कर जमीन गीला कर रहे थे। उसकी आंखों के आगे बार बार अपने परिवार का चेहरा आ रहा था। इस समय वो अपने आप को इतना लाचार और निस्सहाय महसूस कर रहा था। और गांव का जमींदार गिद्ध की तरह उसकी जमीन पर आंखें गड़ाए बैठा था कि कब वो उससे मदद मांगने आए और वो उसकी जमीन हथिया ले। और यह बात रघु अच्छी तरह जानता था। जमींदार जब भी कभी रघु से मिलता तो हमेशा एक ही बात बोलता, काहे रे रघु इधर उधर धक्के खाते रहता है? कितनी बार तो कहा है जमीन मुझे दे दे, अच्छे दाम दूंगा। आप बड़े लोग हो, जानता हूँ जमीन के अच्छे दाम दे दोगे, लेकिन फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? पैसा तो एक न एक समय खत्म हो ही जाएगा। अगर मेरी मदद करनी है तो आप अपनी ट्यूबवेल का पानी क्यों नहीं दे देते? फोकेट में पानी नहीं मिलता, 1000 रुपए दे दे, मैं 2 दिन पानी चलवा दूंगा। जाओ जमींदार साहब जाओ, 1000 रुपए में 2 ही दिन पानी चलेगा। यानी कि हर बार जब भी पानी अपने खेतों में चलवाऊंगा तो 1000 रुपए दूंगा। अगर इतना ही अमीर होता तो अपने ट्यूबवेल न लगवा लेता। फिर जमींदार और रघु अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले दिन पिछले हफ्ते थोड़ा सा ही गेहूं पड़ा था जो मैंने पिसवा लिया। बस आज ही का आटा बचा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी। तू अभी का तो खाना बना, शाम तक मैं देखता हूँ कहीं दिहाड़ी पर काम कर लूंगा। 2 रोटी का जुगाड़ कैसे न कैसे कर ही लूंगा। सीता खाना बनाने लगती है और दोनों बच्चे अपने स्कूल जाने की तैयारी करने लगते हैं। वो तो शुक्र था कि गांव में सरकारी स्कूल था जहां एक टाइम का खाना भी बच्चों को दिया जाता था। खाना खाकर बच्चे स्कूल चले जाते हैं और रघु अपना गमछा उठाकर जैसे ही घर से बाहर जाने लगता है तो देखता है सूट बूट में एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा है। वो उसे बहुत पहचानने की कोशिश करता है। हाँ जी भाई साहब, किससे मिलना है? मैंने पहचाना नहीं आपको। यह बोलकर तो तूने मेरा दिल तोड़ दिया रघु। मुझे लगा था कि दुनिया में कोई मुझे पहचाने या न पहचाने पर तू मुझे एक ही नजर में पहचान जाएगा। बस यही थी तेरी यारी दोस्ती, मैं तो तुझे नहीं भूला रघु। फिर ध्यान से उसका चेहरा देखता है और अपने गमछे को फेंककर उसके गले लग जाता है
और रोना शुरू कर देता है। हरी किशन, तुम हरी किशन हो ना मेरे दोस्त, मैं कैसे पहचान था। जब तुम यहाँ से गए तो कितने छोटे से थे, अब देखो कैसे गबरू जवान दिख रहे हो। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। अरे मंजू की माँ, देख तो जरा कौन आया है। मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा, कौन है ये? भाभी जी नमस्ते, यह तो बावरा हो गया है, पहेलियां बुझाता रहेगा। मैं बता देता हूँ, मेरा नाम हरी किसान है और हम दोनों बचपन से पक्के दोस्त हैं। ओ अच्छा अच्छा, आप ही हरी किसान भैया हैं। बहुत बातें सुनी है मैंने इनके मुंह से। आइए भैया, अंदर आइए। हरी किसान जब रघु के घर के अंदर आता है तो घर की हालत देखकर उसे बड़ा सदमा सा लगता है। 2 टूटी फूटी चारपाई, एक रस्सी पर कुछ कपड़े टंगे थे, नीचे जमीन पर एक दरी बिछी हुई थी। यह सब क्या है रघु, तुमने अपनी और घर की क्या हालत बना रखी है। कुछ मत पूछ मेरी दोस्त, पता ही नहीं चला, धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता चला गया। खेत में पैदावार नहीं होती, मेरे पास तो ट्यूबवेल भी नहीं है। लोगों से पानी मांगता हूँ तो वो पैसे मांगते हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं है। जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी चल रही है। तो तूने कभी मुझे ये बात बताई क्यों नहीं। तुम्हारे पास तो मेरा एड्रेस भी नहीं था और इस बीच में कभी गांव भी तो नहीं आया। मैं ये सब छोड़ो और मुझे यह बता कि गांव कैसे आना हुआ और परिवार में कौन कौन है, शादी वादी हुई तेरी या नहीं। हाँ भाई, सब ठीक है, बाबा गुजर चुके हैं, अम्मा है और शादी हो चुकी है। मेरी बीवी जरीना और 2 बच्चे भी हैं, बेफिक्र रहे। कुछ समय बाद वो लोग भी गांव आएंगे। पहले मैं यहाँ पर उनके रहने का ठिकाना अच्छे से बना लो। अरे तू तो इतना बड़ा बाबू बन गया है, फिर गांव क्यों। अरे यार, अपनी मिट्टी की बात ही कुछ और होती है। वो तो बाबा की सरकारी नौकरी थी, इसलिए हमें यहाँ से जाना पड़ा, पर दिल तो मेरा गांव में ही रह गया था। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ही अपने खेतों में खेती करने का सोच रहे हैं। तब तक सीता खाने के लिए जो भी रूखा सूखा था घर में वो हरी किशन के सामने रख देती है, जिसे हरी किशन बड़े मजे से खाता है। फिर वो रघु को बताता है कि वो और उसकी पत्नी एग्रीकल्चर में प्रोफेसर हैं और उन्होंने नए नए तरीकों से खेती करना सीखा है अपने जमीनों पर। अब वो खेती करेंगे और गांव के लोगों को भी खेती करना सिखाएंगे। तो एक बार मेरे बारे में भी सोच, मुझे भी कुछ बता, खेती कैसी होती है। कुछ खेत ऐसी ही पड़े हुए हैं। तू फिक्र मत कर, हम मिलकर जल्दी सब कुछ कर लेंगे। अगले दिन ही हरी किशन रघु के साथ अपने खेतों में जाता है, जमीन का मुआयना करता है और कुछ मजदूरों को बुलाकर ट्यूबवेल लगवाता है। रघु के साथ जाकर वो बढ़िया किस्म के अलग अलग तरह के बीज लेकर आता है। फिर उसे बताता है कि एक ही खेती के भरोसे नहीं रहना है, अब हर मौसम के हिसाब से खेती की जा सकती है। एक ही खेत में अलग अलग तरह की खेती करो। ये बातें सुन के रघु जैसे जैसे हरी किशन को बोलता है वैसे वैसे अपनी खेती करता है। दोनों दोस्त अपने अपने खेतों में मेहनत करते हैं। हरी किशन का घर काफी पुराना हो चुका था, इसलिए वो उसे मरम्मत के लिए दे देता है, जो कि अब लगभग पूरा हो चुका था। 2 महीने बीतते बीतते ही रघु देखता है कि उसके खेतों में सब्जियां उग गई, जिसे वो हरी किशन की मदद से मंडी में बेचता है और मुनाफा कमाता है। पर आते समय, हरी किशन, आज तेरी वजह से मैं इतने कम समय में ज्यादा मुनाफा कमा पाया। सच में तू किसी फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आया है, जब मैं पूरी तरह नाउम्मीद हो गया था। कैसी बातें कर रहा है, हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो भला फिर कब काम में आई गई। हमारा क्या फायदा। सुन, कल मेरा परिवार भी गाँव आ रहा है, भाभी से कहना कि अच्छा अच्छा खाना बनाकर रखे। बिल्कुल, मैं अभी सामान लेकर जाता हूँ। रघु अपने बच्चों के लिए फल खरीद कर लाया था। सारे पैसे लाकर वो सीता के हाथों में रख देता है। सच में हरी किशन भाई के आने से हमारी तो जिंदगी संवर गई। दोस्त हो तो ऐसा। कल हरी किसान का परिवार आ रहा है, मैं यह सामान लेकर आया हूँ। अच्छा अच्छा खाना बना लेना। हाँ, मैं सब बना लूंगी, आप चिंता मत करो। अगले दिन रेलवे स्टेशन से हरी किशन और रघु
हरि किशन की फैमिली को लेकर आते हैं। सीता हरि किसान की मां के पैर छूती है और उसकी वाइफ के गले लगती है। फिर सबको जलपान करने के बाद वो भोजन कराती है। वाह भाभी, मजा आ गया। बचपन में नानी के यहाँ जाती थी, तब चूल्हे की रोटी खाई थी और आज फिर रोटी खाकर मजा आ गया। बच्चे भी आपस में घुल मिल जाते हैं और बाहर खेलने चले जाते हैं। सारे बड़े बैठकर बातें करने लगते हैं और आगे के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। हरि किसान और नंदिनी मिलकर बताते हैं कि अब किस किस तरह की खेती कम समय में की जा सकती है। रघु भैया, मुझे आपके बारे में हरि किसान ने बताया। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। हम जैसे जैसे बोले, बस 1 साल तक आपको अपने खेतों पर मेहनत करनी है और फिर देखना आप कितना मुनाफा कमाएं। क्या बताऊं नंदनी भाभी, अगर हरि किशन आकर स्थिति को न संभालता तो पता नहीं मैं क्या करता। मैं तो पूरी तरह निराश हो चुका था। फिर इसने किसी फरिश्ते की तरह सब कुछ संभाल लिया। बेटा, मिलजुल कर काम करने से ही फायदा होता है। अब हरि किशन और रघु मिलकर खेती करने लगे। गांव के लोग भी उन दोनों की दोस्ती की सराहना करने लगे। जब भी बात होती तो उन दोनों की दोस्ती की बात चल पड़ती। कैसे एक दोस्त ने आकर दूसरे दोस्त की मदद की और आज उसके हालात बहुत अच्छे हैं। रघु के घर अब सब कुछ सामान्य हो गया। बच्चे अच्छे कपड़े पहन रहे थे और सीता की रसोई में सारा सामान था। रघु भी अब खुश रहता तो खेतों में और दुगनी मेहनत करता। जब भी उसे किसी तरह की सहायता की जरूरत पड़ती, हरि किशन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता और देखते ही देखते रघु की माली हालत अच्छा हो चुका था।